आदमी जो हिस्ट्री से वाकिफ हो वो इन चीजों को न जानता हो। सही कह रहा हूं ना सचिन भाई? नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए प्रेजेंट किया था क्योंकि मुझे लगा कि आप सब लोग सऊदी अरब वालों के भक्त है, सऊदीया के भक्त है, तो इसलिए ठीक है, आपने भी एक्सेप्ट कर लिया कि अरबों ने आपस में एक दूसरे में नेशनलिज्म और माल और जमीन के इसमें जंगे लड़ी और एक दूसरे के पीठ में खंजर मारे, तो ये आपने एक्सेप्ट किया। मुझे लगा आप तो पूरे अरबों के से जो लोग, खुसूसन अगर मैं किसी कबीले का सरदार हूं, तो इसी तरीके से जो उस जमाने में जो अरब कबाइल थे उनको जब पूरे हथियार दिए और उनको कहा कि तुम्हें हम आजादी देंगे, तुम अपना मुल्क रखोगे, तुम किसी के मातहत नहीं होगे, तो वो लोग जंग में कूद गए। अब आप देखें आज के दौर में तुर्की में उर्दुगान मसलन प्राइम मिनिस्टर है, तो सॉरी सदर है, सदारती इलेक्शन उन्होंने जीता है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ तुर्क मुसलमान जो कंजर्वेटिव मुस्लिम्स हैं वो उनके हामी थे? पूरे आलम अरब में जितनी हिमायत उर्दुगान की है वो उससे ज्यादा है जितनी हिमायत उनकी तुर्की में है। क्यों? इसलिए कि उनकी इस्लामिक वैल्यूज हैं, इस वजह से उनकी हिमायत अरबों के अंदर की जाती है। हाँ, अरब हुकूमतें नहीं करेंगी, अवाम करेगी। और अगर मुल्की पैमाने पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा टारगेट जो है ममलकत सऊदी अरब को किया जाता है। उस वक्त ये जो छोटे छोटे ममालिक हैं उन सबका वजूद भी नहीं था। उस वक्त सऊदी अरब एक ममलकत की शक्ल में मौजूद था, और ये भूल जाते हैं प्रोपेगेंडा करने वाले, झूठी खबरें फैलाने वाले, कि ममलकत सऊदी अरब 19वीं सदी के 20वीं सदी के शुरू में, 19वीं सदी के आखिर में एक ममलकत हुआ करती थी और बरतानिया जैसे ममलकत का मुकाबला करती थी। उस वक्त उस खित्ते में मशरिक उस्ता के अंदर तुर्कों की जो ममलकत थी, बरतानिया की ममलकत थी, फ्रांसीसियों की ममलकत थी, ऐसे ही सऊदी भी एक ममलकत हुआ करती थी, और आज भी आन बान और शान से वो बाकी है। उस वक्त आज जो हम देख रहे हैं सब ममालिक को, चारों तरफ ये मिस्र है, लीबिया है, सूडान है, ये एथियोपिया, ये जो है सोमाल है, ये एरिट्रिया है, और ये जो है यमन है, ये ओमान है, ये कतर है, ये बहरीन है, और ये इराक है, जी हाँ, ये सीरिया है, ये लेबनान है, ये उर्दून है, ये फला है, ये डिमगान है, ये सारे जितने नाम में लिया हूं इसमें से एक भी मुल्क नहीं पाया जाता, कोई भी मुल्क नहीं था। इन सब पर या तो तुर्कों का कब्जा था इन इलाकों पर, या फिर बरतानिया का कब्जा था, या बाज इलाकों पर फ्रांस का कब्जा था। जी हाँ, ये सब 60 की दहाई में, 70 की दहाई में, 80 की दहाई में ये सब आजाद हुए हैं। उस वक्त कोई था ही नहीं। फिलिस्तीन को सिर्फ सऊदी अरब देखता था, वो तनहा डिफेंड करता था तमाम आलमी फोरमों पर। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं फिल वक्त, क्योंकि इस वक्त एक बड़ा प्रोपेगेंडा मीडिया के अंदर वायरल है, वो घूम रहा है, चल रहा है, कि जो है सऊदी ने फिलिस्तीन को भेज दिया। फिलिस्तीन सऊदी अरब का जो किंग था, वहां का जो बादशाह था, उसने जो भेज दिया है। ये कब की बात है? 1916 की बात है। और तारीख आप जाकर के पढ़े कि उस वक्त यानी 15वीं सदी ईसवी के अंदर, जो 15वीं सदी ईसवी के आखिर में ये जो है मुसलमानों को वहां से सफाया किया गया, और वहां से उंदुलुस से मुसलमानों की हुकूमत को खत्म किया गया। उस वक्त तुर्की सल्तनत सबसे ज्यादा सुपर पावर ताकत मानी जाती थी और उरूज पर थी। पूरे जो है बहरे रूम पर, यानी बहरे अबियज मुतवस्सित में उसी का डंका बजता था। मशरिक उस्ता हो या यूरोप हो और अफ्रीका हो, तमाम साहिलों पर तुर्की हुकूमत की चलती थी। उसके एक मुदाखलत करने से, और उससे जो है अगर साथ देता तुर्क उंदुलुस वालों का, उंदुलुस के मुसलमानों का, जो कि अरब थे, जी हाँ, वो सुन्नी अरब मुसलमान थे, इसीलिए तुर्कों ने साथ नहीं दिया। वहां के मुसलमानों ने उस वक्त जो सुपर पावर ताकत थी तुर्कों की, कई बार जो है दरखास्त की, कई खतूत भेजे यहाँ पर। उस वक्त शायद ये सलीम हाकिम, जिस जो तुर्कों का था उसका नाम सलीम सानी था। तुर्क हाकिमों के पास उंदुलुस के मुसलमानों ने कई दरखास्तें भेजी और गिड़गिड़ा करके रो रो करके कहा, कितनी बड़ी सल्तनत तुम्हारी है, पूरी दुनिया में सबसे सुपर पावर ताकत है, आज यहाँ से मुसलमानों का सफाया किया जा रहा है, और एक छोटी हुकूमत है ईसाइयों की, उसके जरिए से सफाया किया जा रहा है। तुर्कों के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं थी। वो किश्ताला की हुकूमत जो थी ईसाइयों की, एक मामूली हुकूमत थी, कोई हैसियत उसकी नहीं थी तुर्कों के सामने। लेकिन जो है तुर्कों ने कभी नहीं उधर बचाने के लिए वो गए, मुसलमानों की आवाज पर कभी नहीं लब्बैक कहा। और यही नहीं, हिंदुस्तान में जब मुसलमानों के खिलाफ अंग्रेजों ने चढ़ाई की थी, टीपू सुल्तान लड़ रहा था, यहां से भी टीपू सुल्तान ने तुर्कों के पास जो है मदद के लिए खत भेजा था, और एक बहुत बड़ा वफद भेजा था पूरे तोहफे तहाई के साथ, कि आज अगर यहाँ पर अंग्रेजों को ना रोका गया
तो ये समझने की हिंदुस्तान से मुसलमानों का खात्मा हो जाएगा और यहाँ पर मुसलमानों तमाम मुस्लिम जो इतनी हुकूमतें हैं सब पर अंग्रेज कब्जा कर लेंगे। लेकिन तुर्कों ने टीपू सुल्तान का भी साथ नहीं दिया, ठुकरा दिया। क्यों? इसलिए कि अंग्रेज उनके साथी थे, अंग्रेज उनके साथी थे। उस वक्त की पूरी कहानी है। नहीं साथ दिया, मजबूर होकर के टीपू सुल्तान लानत भेजा तुर्कों पर और उसके बाद जो है फ्रांसीसियों से मदद मांगी। फ्रांसीसियों ने इसकी मदद की थी अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन जो है मदद आने में लेट हो गई और इधर जो वो शिकस्त खा गया अंग्रेजों के मुकाबले में। बाहर से बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकत जो कि तुर्कों की थी ना, उसने मदद किया और अंदर से जो है जो राफिजियों ने गद्दारी की, जिसके नतीजे में उसको शिकस्त होना पड़ा। किसको किसको मदद किया है? कहां मुसलमानों की मदद किया इसने? मैं ये बता रहा था कि उंदुलुस में मुसलमानों का सफाया हो रहा है, लेकिन तुर्कों ने जो उस वक्त 15वीं सदी ईस्वी के आखिर में सुपर पावर ताकत थी, उतनी बड़ी ताकत किसी के पास नहीं थी दुनिया में, नहीं मदद किया। लेकिन वहीं पर बहरी बेड़ा भेज रहा है तुर्की सुल्तान, किसको बचाने के लिए? यहूदियों को बचाने के लिए। उंदुलुस में यहूदी भी बहुत ज्यादा रहते थे, उनको बचाने के लिए, उनको वहां से बहिफाजत निकालने के लिए बहरी बेड़ा भेजा और वहां से सारे यहूदियों को बहिफाजत तुर्की में लाया गया। जी हाँ, ये सब तारीख है। और ये जो मौजूदा सदर है तुर्की के अंदर, उसके जो है ट्विटर अकाउंट पे आज भी ये सारी खबरें मौजूद हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि तुम्हारे बाप दादा, हमारे बाप दादा ने यहूदियों को उंदुलुस से कैसे बचाया था, वो पूरा खुद उसने लिखा है। वो खुद लिखा है, किताबों में तो महफूज ही है, और उसका हवाला दे करके ताकि इसराइल के हम ज्यादा महबूब बन जाएं, आज का जो सदर है उसने बाकायदा अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखा हुआ है। ये सारी तारीख है। तो बेचा किसने? यहूदियों को पाला किसने है जमाने से? यहूदियों का साथ किसने दिया? यहूदियों को किसने बचाया फिलिस्तीन में? 50,000 यहूदी 1916 के अंदर अंग्रेजों के कब्जा करने से पहले वहां पर मौजूद थे, उनको किसने लाया? लोग कहते हैं कि ये जो अरबों ने गद्दारी किया, इसलिए जो है तुर्कों को शिकस्त हुई और सल्तनत उस्मानिया जो है शिकस्त खा गई वगैरह वगैरह। ये सब प्रोपेगेंडा है, झूठा प्रोपेगेंडा है। अभी जैसा कि मैंने बताया, तुर्की कैसे तबाह हुआ? उसकी अपनी अंदरूनी करतूतों की वजह से। वो करोड़ों अरबों जो है बोझ, कहते कर्ज के बोझ में दबा हुआ था पहले से, और यहूदी अंदर घुस घुस करके उसे चाल रहे थे हर तरीके से, और उसने जर्मनी का साथ दिया। उसमें शिकस्त हुई बुरी तरीके से। इसके जो कमांडर थे, एक से रिश्वतखोर थे, उन्होंने गद्दारी की और हुआ क्या? शिकस्त हुआ सारे। अरे भाई, तो लीबिया को क्यों, जो इटली को कब्जा तुम करा दिए? सब इन लोगों ने बेच दिया। इटली को बेच दिया, मिस्र को बेच दिया, सूडान को बेच दिया, जहां पर आकर के अंग्रेजों ने तरह तरह के जुल्म किए। अलजायर में देखिए, लाखों लोगों को उन्होंने शहीद किया, फ्रांसीसियों ने मारा। वहां पर किसका कब्जा था? तुर्कों का कब्जा था। फ्रांसीसियों को कब्जा क्यों दिलाया? क्यों उनके हाथों से बेचा? बाद में उन्होंने लड़ा करके उसे अपने मुल्क को आज़ाद करवाया। लाखों लोगों को शहादत देना पड़ी है। जजायर की जो है आज़ादी के बारे में पढ़िए तो पता चलेगा। और ये जो सीरिया है, इराक है, फिलिस्तीन है, इन सारे ममालिक को इन्होंने यूरोप के हाथों बेच दिया। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि जो है हमारा एक मुल्क बन जाए, और हमारी जो है, इसको जो है वारसा पैक्ट कहते हैं। वारसा पैक्ट में इन लोगों ने अपने तमाम ममालिक को, जो अरब ममालिक थे, उन सबको जो है यूरोप के हाथों बेचा है। उसमें फिलिस्तीन भी सर फहरिस्त है। फिलिस्तीन को भी तुर्कों ने बेचा अंग्रेजों के हाथों। और ये जो झूठे जो बिदाती प्रोपेगेंडा करते हैं, जितने जो बिदाती हैं, तहरीकी हैं, मौदूदी हैं, ये सारे लोग, सारे जितने बिदाती हैं, कबर परस्त, मजार परस्त जितने भी हैं, सब ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि अरबों ने जो है गद्दारी की है, इन्होंने जो है बेच दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, फिलिस्तीन को इन्होंने बेच दिया। जबकि अरबों के साथ तुर्कों ने गद्दारी की है। उन्होंने 400 साल तक अरबों पे हुकूमत की है, जालिमाना हुकूमत की है। हर जगह भुखमरी, हर जगह जो है बदहाली, और हर जगह जिहालत को आम कर दिया। वरना 400 साल पहले जब अरबों की वहाँ खुद मुख्तारी थी, वो लोग जो है इल्म फन में, साइंस में, हर चीज़ में आगे थे। हर जगह ये जो है, हर मैदान में अरब जो आगे थे। जब तुर्कों का कब्जा हुआ अरब ममालिक पर, उसके बाद तुर्कों की यहाँ जिहालत आम हो गई। इन्होंने कुछ भी वहाँ पर नहीं किया, न सड़क बनवाए, न शिफाखाने बनवाए, न मदरसे बनवाए, कुछ भी इन्होंने काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ जो है अरबों से इन्होंने टैक्स वसूला। जी हाँ, और 400 साल के अंदर अरबों को एकदम जो है जहालत और अबतरी में पहुंचा दिया, और ज़माने जाहिलियत में पहुंचा दिया। क्योंकि ये जहाँ भी गए, ये तुर्क अपने साथ मज़ार ले गए, अपने साथ इन्होंने जहालत ले गए, अपने साथ ये जो है हर तरह की जुल्म और सितम ले गए। और सबसे बड़ी सिर्फ आप अलजायर की तारीख पढ़ेंगे, 5000 जो है मज़ार इन्होंने वहाँ बनवाए। ये तसव्वुफ और ये जो है मज़ार को पूरे अपने जहाँ जहाँ ये गए वहाँ फैला दिया इन्होंने। शिर्क और बिदात को इन्होंने आम किया है हर जगह, जहालत को आम किया इन्होंने हर जगह। और अरबों को जो पहले जो है ये सबसे जो है बहादुर माने जाते थे, और पूरी दुनिया में जिनका गलगला था, और इल्म और साइंस की दुनिया में यूरोप वाले इनसे आते थे तालीम हासिल करने के लिए। और तुर्कों ने जब से जो है कब्जा किया, सबको जो है बदहाल कर दिया। इल्म से इन्हें दुश्मनी थी। जी हर चीज़ से।
मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप देखेंगे बिदतियों को, कबर परस्तों को खासतौर से देखोगे कि ये लोग, और खासतौर से इखवानी जब से आए, रावजी जब से आए हैं, ये सारे लोग जो है अरबों को बदनाम कर रहे हैं कि इन्होंने जो है तुर्कों को धोखा दिया, गद्दारी किया और उन्होंने फिलिस्तीन को बेच दिया। ये सब जो है झूठ फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। तुर्कों ने जो है सारे अरब ममालिक को अंग्रेजों के हाथों बेचा है। तुर्कों ने जो है फिलिस्तीन के साथ गद्दारी किया, फिलिस्तीन को अंग्रेजों के हाथ बेचा है। सफेद झंडा दिखा करके वो गए हैं और जाकर के जो है मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की क़ियादत में इन तुर्कों ने तमाम यूरोप के ममालिक से उन्होंने मुआहदा किया, वारसा पक्ट मशहूर है 1923 में, और जो है अपने हुदूद को उन्होंने एक साथ किया कि हमारा जो यहाँ से यहाँ मुल्क रहेगा, और उसके बदले में इन्होंने तमाम अरब ममालिक को बेच दिया है। फ्रांस को कब्जा दिलाया लेबनान पर, और जो है सीरिया पर, इटली को कब्जा दिलाया लीबिया पर, अलजाइर पर फ्रांस को कब्जा दिलाया, फिलिस्तीन पर जो है अंग्रेज़ों को कब्जा दिलाया। उसके बाद जो है उस वक्त मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिलिस्तीन पर अंग्रेज़ों के आने से पहले 1917 से पहले वहाँ पर 35,000 यहूदी थे। जाकर के तारीख आप पढ़िए। तुर्कों के ज़माने में फिलिस्तीन के अंदर 35,000 यहूदी रहते थे। ये 35,000 कहाँ से आए? ये 35,000 उन्होंने इजाज़त दी थी, तुर्कों ने इजाज़त दी थी कि फ़िलिस्तीन में जाओ तुम बसो। उनकी इजाज़त से वो आए थे। और यहूदियों ने फ़िलिस्तीन के अंदर यूनिवर्सिटी बना रखी थी बाकायदा, वहाँ पर उन्होंने अस्पताल बना रखा था, अपने मदरसे बना रखे थे। तुर्की हुकूमत से इजाज़त देकर के, पैसा देकर के, घूस देकर के, रिश्वत देकर के वहाँ पर जो है 35,000 यहूदी बसे हुए थे। कहते कौन बसाया, यहूदी कैसे आए? आप तारीख पढ़ो जाकर के। 1917 में वहाँ पर अंग्रेज आए। 1917 से पहले वहाँ पर कितने यहूदी थे? ये 35,000 यहूदी जो थे ये क्यों कर आए, कैसे वहाँ पर आए? उसके बाद जब अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ तो उन्होंने जो है बिल्फोर मुआहदे के तहत खुली इजाज़त दे दी। अब जब पढ़ो बिल्फोर जो है बल्फोर डिक्लेरेशन के नाम से, तो जब अंग्रेज़ आए उन्होंने यहूदियों को खुली इजाज़त दे दी कि तुम आओ फिलिस्तीन में। उसके बाद वो लोग हिजरत कर करके आने लगे। 1948 में वहाँ पर उनकी तादाद लाखों में पहुँच गई। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने मिल करके उनको वहाँ मुल्क भी बनवाया, और उसके बाद हम छोड़ के चले गए और यूरोप और अमेरिका को मुसल्लत कर दिए। ये कौन सी गद्दारी हुई? ये सब झूठा प्रोपेगेंडा है इनका। और फिलिस्तीन को तुर्कों ने बेचा, उसका भी इल्ज़ाम अरबों पर लगा रहे। अरबों ने बेचा है, ये किया है, वो किया है। अरब तो वैसे भी बटे हुए थे। तुमने जो है हमारा उनको जो है तहस नहस कर दिया, उनको जो है जाहिल बना दिया, उनको जो है बुत परस्त और शिर्क मज़ार परस्त बना दिया, कबर परस्त बना दिया, जहालत आम कर दी। और अपना गए तो अपना छोड़, उसके बाद अपने बाद तुमने जो है यूरोप अमेरिका को मुसल्लत कर दिया जगह जगह। अब उन्होंने मेहनत करके, कोशिश करके जो है उन्होंने धीरे धीरे जो है अपनी आज़ादी हासिल की। भाई तुर्की सदर की क्यों ये लोग तारीफ करते हैं? वहां क्या है आखिर? वहां तो बाकायदा कुफरिया निजाम लागू है। कमाल अतातुर्क ने जो कुफरिया निजाम बना के गया, और वो भी इस्लाम मुखालिफ निजाम बना करके गया है, इस्लाम के खिलाफ चुन चुन करके उसने कानून बनाया है। उस कुफरिया निजाम की हिफाजत करने की का कसम वो हर साल खाता है। जी हाँ, वहां का सदर हर साल जो है कमाल अतातुर्क के नक्शे कदम पर चलने, उस यहूदी के नक्शे कदम पर चलने और उसके बनाए हुए कुफरिया कानून और दस्तूर की हलफ बर्दारी लेता है हर साल वो। तो देखिए, पहले हमारे लोगों को तारीख का कुछ इल्म नहीं है। ये साहब ने थंबनेल लगाया मुफ्ती साहब की वीडियो उठाकर उनकी स्ट्रीम से कि आले सऊद ने इनकी हुकूमत को गिराया। इनको तारीख का कुछ इल्म ही नहीं है। सऊदी हुकूमत, जो सऊदी की सरपरस्त की हुकूमत जो थी वो 18वीं सदी में कायम हो गई थी नजद के इलाके में, और वहाँ पे तुर्की की हुकूमत थी ही नहीं जहाँ पे कायम थी इनकी हुकूमत। इनकी हुकूमत अपने नजद में कायम थी जहाँ पे खुद अरब के छोटे छोटे कबीलों की रियासत थी। वहाँ पे तुर्की की हुकूमत ऑलरेडी पहले से थी ही नहीं। वहाँ पे इनकी हुकूमत कायम हुई जो आले सऊद है इनके सरपरस्त की। उसके बाद क्या हुआ, इनकी हुकूमत चलती गई, वहाँ पे वहीं पे एक्सपेंड होती गई और दूसरे कबीलों पे एक दूसरे के ऊपर ये लोग गलबा पाते गए। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के दौर में, वो 18वीं सदी में। फिर क्या हुआ, मलिक इनको तुर्की हुकूमत ने क्या किया, जो सऊदी बादशाह है उनको उठा के लेके गए, सजाए मौत दी गई इनको तुर्की में। और उनका जो इलाका था कुछ, जो सऊदी हुकूमत के सऊदियों के जो हाथ में इलाका था कुछ, उन इलाकों को भी छीन लिया इन लोगों ने, तुर्की सल्तनत उस्मानिया ने। फिर उसके बाद इन लोगों का क्लैश हुआ, तो जो इलाका छीन लिए थे इन लोग ने, सल्तनत उस्मानिया ने सऊदी से, उन्होंने वापस वो इलाका अपने अंडर में ले लिया। तो इन लोग का तो कोई झगड़ा बड़ा कोई हुआ ही नहीं। जो तुर्की की हुकूमत जो गिरी है वो दूसरे इलाकों में गिरी है, और तुर्की की सल्तनत उस्मानिया की अपनी गलतियों की वजह से गिरी। जैसा कि अभी शेख ने बताया कि इन लोगों ने क्या किया अरब के साथ, फ़लस्तीन के साथ क्या किया, तो उनकी अपनी गलत खामियों की वजह से गिरी।